नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब इस शो में हम करेंगे शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। अगले सेशन के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेने के साथ साथ आप क्वेरीज भी करेंगे शामिल। पहले नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। व्हाट्सएप के थ्रू यानी 7045220000 इस नंबर पर अपने व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज दीजिए। आप ये शो देख सकते हैं लाइव सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। आप एक्स पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, इस शो को देखिए, अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मंत्री फिर मार्केट करुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। साथ दबाव हमने आईटी सेक्टर पर देखा। दिन के लोअर लेवल्स पर मार्केट क्लोज हुए और जो कंसर्न्स थे वो ब्रॉडर मार्केट में भी देखने को मिल रहे थे। तो चौतरफा बिकवाली हावी थी आज के सेशन में और इंटरनेशनल मार्केट से खराब संकेत, कच्चे तेल की नरमी, कच्चे तेल की कमजोरी और 7 रुपए की वीकनेस, ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि हावी होते हुए दिखाई दिए। 1550 पॉइंट्स नीचे मिड कैप इंडेक्स विच इज ऑलमोस्ट 2.5% के लॉसेस के साथ क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। क्या रहा पूरा एक्शन, किन पॉकेट्स में ज्यादा पेन दिखाई दिया, समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार में भारी बिकवाली का सामना आज के सत्र में हमें करना पड़ा है। निफ्टी सेंसेक्स की बात करी जाए तो करीबन 2% की कमजोरी वहां पे देखने को मिली है। मिड कैप 2.5% के दबाव के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप में वही हाल है। निफ्टी, आईटी, बाकी के सेक्टर्स की तरफ भी नजर डालेंगे तो हर जगह बिकवाली काफी ज्यादा भारी होती हुई दिखाई दी है। पूरा ही सेक्टर मैंने आपके सामने रख दिया है। आप देख सकते हैं पिक्चर पूरी की पूरी कितनी ज्यादा बेहाल होती हुई दिखाई दी है। मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। देखिए निफ्टी कैपिटल मार्केट में करीबन 2.5% की कमजोरी देखने को मिली है। पीएसयू बैंक, आईटी, ऑटो, कैपिटल गुड, ऑयल एंड गैस, हर जगह जो प्रेशर है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्रूड के जो प्राइस है वो 106, 107 तक हमें जाते हुए दिखाई दिए हैं। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। आईटी में अगर हम देखें तो एआई का जो डर है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ओएनजीसी बिकॉज जो खबर आई है उसके बाद तेजी, हिंडाल्को और एसबीआई में हल्का फुल्का एक मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग साइड में अगर हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में काफी ज्यादा प्रेशर रहा है। इसके अलावा आईटी में जो ओपन एआई की तरफ से नया अनाउंसमेंट आया है उसके बाद ये भारी बिकवाली आज के सत्र में हमने देखी है। और इसके अलावा ओएमसीज आज फोकस में रही है। जो सरकार की तरफ से नई अनाउंसमेंट आई है उसके चलते ये पूरा का पूरा जो मोमेंटम है, लेकिन ओवरऑल बाजार में आज काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। शुक्रिया आपका कंचन ने डिटेल्स बताने के लिए। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। एफआईएस ने बिकवाली की है 1960 करोड़ की। डीआईएस ने हालांकि बाइंग की 7990 करोड़ की। अब रणनीति अगले सेशन के लिए क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सेशन के लिए, कंसीडरिंग 2 सेशन का नुकसान, चार्ट्स डैमेज होते हुए दिखाई दिए। किस तरीके की स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स लेकर कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और क्या रणनीति आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली नेगेटिव है। जिस हिसाब से एफआईएस की सेलिंग है निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ओवरऑल चार्ट्स में ब्रेकडाउन है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये गैप जो बना था 23,000 से 23,100 के बीच में, वो गैप फिल होना चाहिए और कल हो सकता है आपको वो गैप फिल होता हुआ नजर आए। तो 23,000 से 23,100 यहाँ तक मुझे लग रहा है कल के सेशन में आपको निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है। और जो जिन्होंने लॉन्ग ट्रेड निफ्टी में पहले मिस किए थे, मुझे लग रहा है 23,100 के पास उनको मौका मिल सकता है। तक कल और एक राउंड ऑफ सेलिंग मुझे लग रहा है मार्केट में आ सकती है और 23,100 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है एटलीस्ट 500 से 700 पॉइंट की गिरावट और आपको देखने को मिल सकती है। अराउंड 50 टू 800 के आसपास बैंक निफ्टी का भी गैप फिल होता है। तो 50 टू 800 से 50 टू 700 के बीच में मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी आना चाहिए और वहां से एक रिवर्सल आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो कल फर्स्ट हाफ में मुझे लग रहा है मोस्टली मार्केट नीचे रहना चाहिए और नीचे से शायद आपको रिवर्सल सेकंड हाफ में देखने को मिले। ओवरऑल थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में है, 0.6 0.5 के आसपास पीसीआर है। तो कल मुझे लग रहा है एक राउंड ऑफ सेलिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी और हो सकता है सेकंड हाफ में आपको एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, एक बाई एक सेल है। बाई में मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो हिंडाल्को में खरीदने की सलाह रहेगी। 1041 के आसपास खरीदे, 1028 का स्टॉप लॉस रहेगा।
और 1078 1085 तक के टारगेट इंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी ऑटो में एक ब्रेकडाउन है तो हीरो मोटो को सेल करने की सलाह रहेगी। 5090 के आसपास बेचे, 5145 का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में 4985 तक के टारगेट्स हीरो मोटो में भी आ सकते हैं। तो एक बाई एक सेल, ये दोनों ट्रेड आप लेके चल सकते हैं। ओके एक बाय एक सेल का ट्रेड रेकमेंड किया गया है। बात करते हैं व्यूअर से। देवेंद्र सिंह फिरोजाबाद से कनेक्टेड है। देवेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है श्रीराम फाइनेंस पे डाइया शेयर है 982 पे, क्या करना है? ओके आपका नजरिया क्या है? इस साल के लिए ओके 982 की बाइंग है, फिलहाल 50 रुपए नीचे है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए चार्ट काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के साथ जरूर स्टॉक्स नीचे आए 880 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में। कल शायद आपको स्टॉक आप वापस 910 तक भी शायद आपको देखने को मिले, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है और 880 के नीचे स्टॉक में वीकनेस आएगी तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है। क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, पर फिर भी बने रहें। 880 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है, होल्ड कीजिए। आकाश घोष हैं कोलकाता से। आकाश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास HDFC का शेयर है 779 के भाव से 710 और रेमंड्स ओके रेमंड्स का स्टॉक से 637 800 क्वांटिटी पे। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में, ये बताइए पहले। मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, मतलब मैं 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। अगर प्रॉफिट बुकिंग हो Okay. सकता है तो वो भी करके जा सकता हूँ। ओके साल 2 साल रुक सकते हैं। रेमंड रियल्टी 637 की बाइंग है और HDFC बैंक 779 की बाइंग है। क्या करें दोनों पोजीशंस में साल 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से? और देखिए दोनों के चार्ट अगर आप कंपेयर करते हैं तो HDFC का चार्ट थोड़ा साइडवेज है और नीचे में मुझे लग रहा है 700 के आसपास एक अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया है। तो 700 का लेवल शायद आपको बीच ना होता हुआ नजर आए और वहां से एक रिवर्सल जरूर आ सकता है। तो स्टॉक में बने रहे, वैसे भी लार्ज कैप है, थोड़ा स्लो मूविंग जरूर रहेगा। 700 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के HDFC बैंक में जरूर होल्ड करने की सलाह रहेगी। रेमंड रियल्टी का चार्ट अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट डेफिनेटली अच्छा है। शायद इन्होंने रिसेंट मोमेंटम में स्टॉक खरीदा है, वहां से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है, 520 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो 520 का स्टॉप लॉस लगा के रेमंड रियल्टी में भी बने रहे। मुझे लग रहा है अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो ये स्टॉक भी काफी अच्छा कर सकता है। ओके बात करते हैं अब गोविंद से, महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं। गोविंद नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार मैडम, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास गॉड फाइव लिप्स के शेयर है मेरे पास 3400 रुपए के हिसाब से, क्वांटिटी मेरी 49 और Okay. दूसरा वाला शेयर है गरुड़ा जो कि है 600 शेयर है मेरे पास में, तो उसकी बाइंग प्राइस जो है तो 191 है। मैं होल्ड कर सकता हूँ 3 साल 4 साल, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? Okay. उसे एवरेज करना चाहिए? आपने मैं गॉडफ्रे average भी फिलिप्स कर के सकता बाद हूँ? दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? क्या? गॉडफ्रे फिलिप्स के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा आपके पास? गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। ओके क्या लेवल बताया आपने? हालांकि स्टॉक की चर्चा कम होती है तो आई एम नॉट श्योर कि अरुण ट्रैक भी करते होंगे। एक बार अपना लेवल और बताइए प्लीज बाइंग का। 190। ओके गॉडफ्रे फिलिप्स पर तब तक राय ले लेते हैं। आप लंबी अवधि के नजरिए से हैं गॉडफ्रे फिलिप्स में? हाँ 4 साल। ओके तो 4 साल का नजरिया गॉडफ्रे फिलिप्स में। 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है कि इन्होंने गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस की बात की। 190 की यहाँ बाइंग है, 172 पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 9-9.5% बंद हुआ। वॉल्यूम्स भी कमी होते हैं स्टॉक में और मार्केट कैप भी छोटी है, 1600 करोड़ की मार्केट कैप है। बताइए अगर आप ट्रैक करते हैं तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस को भी और प्लस गॉडफ्रे फिलिप्स 3400 की बाइंग है। दीपाली जी, गॉडफ्रे फिलिप्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है और अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया है। 2000 से 2100 के बीच में अच्छा स्टॉक ने बेस बनाया। नो डाउट मार्केट के साथ लास्ट 2-3 दिन में जरूर ये नीचे आया, पर मुझे लग रहा है डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अगर ये एवरेज करना चाहें तो 2200 के आसपास डेफिनेटली कर सकते हैं, ताकि इनका जो 3400 का प्राइस है वो एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। अगर एवरेज करना चाहें तो डेफिनेटली करें, 2200 के आसपास मिलता है तो इसको एवरेज करके भी चल सकते हैं।
मुझे लग रहा है 2750 से 2800 तक के टारगेट गॉडफ्रे फिलिप्स में आने वाले कुछ महीनों में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो गॉडफ्रे में बने रहने की सलाह रहेगी। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का चार्ट अगर आप देखें, ओवरऑल साइडवेज है और ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, जैसा कि आपने सही कहा। नीचे में 155, ऊपर में 190, इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो गरुड़ा पे मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं रहेगा, कोई भी उछाल पे एग्जिट कर दें। 178 180 भी मिलता है तो स्टॉक से एक बार का निकल। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। रमेश गर्ग राजस्थान से हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास 10 शेयर तो हैं एबीबी के। ओके, मेरी किस भाव की बाइंग है? 6324 रुपए। 6324। 6324 आपकी बाइंग है एबीबी में, राइट? जी मैम। और इसके अलावा कोफोर्ज भी आपके पास? 25 शेयर मैडम, सीमेंस के 25 शेयर। सीमेंस के 25 शेयर्स हैं, किस भाव पर? 3587। 3587, ओके। जी मैम। सीमेंस आपने बताया 3587 और एबीबी बताया आपने 6324, राइट? यस। और आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में? मैडम मैं शॉर्ट टर्म भी रख सकता हूँ, लॉन्ग टर्म भी रखता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म का इशू नहीं है, बट स्टॉक पे लेना चाहते हैं एबीबी और सीमेंस। एबीबी भाव के आसपास ही है 6324 की, क्योंकि इनकी बाइंग है। सीमेंस 3587, अगेन इनके बाइंग प्राइस के आसपास। क्या करना चाहिए अरुण? देखिए, दोनों स्टॉक मेरे ख्याल से इन्होंने रिसेंटली खरीदा है, शायद आजकल में ही दोनों स्टॉक में इन्होंने बाइंग की है। एबीबी के रिजल्ट्स खराब आए थे, फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, पर दोनों का चार्ट कंपेयर करते हैं तो एबीबी ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। नो डाउट गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूस स्टॉक नीचे आया है, पर बने रहने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर बनता है तो 6550 तक स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो बने रहे, 6240 का एक स्टॉप लॉस लगा के एबीबी में बने रहने की सलाह रहेगी। सिमिलर व्यू सीमेंस में भी है, सीमेंस का भी चार्ट सिमिलर टू एबीबी है। इसमें जो ओवरऑल मोमेंटम बना है वो मोमेंटम 3400 से बना था। स्टॉक 3780 3800 तक के भी हाई लगा के वापस 3550 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में बने रहे, मुझे लग रहा है 3645 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। दोनों में कंपेयर करते हैं तो एबीबी मुझे ज्यादा बेटर लगता है, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब अंकुश खंडेलवाल से, पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड है। अंकुश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मेरे पास क्विक हिल है 200 क्वांटिटी और बाइंग है 163.68 से। ओके, 163 की बाइंग है और आपका नजरिया क्या है? 1 ईयर का मैडम। ओके, 1 ईयर का व्यू है, क्या करना चाहिए क्विक हिल में? दीपाली जी, ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। नो डाउट अच्छे भाव पे इन्होंने खरीदा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। 30-40 रुपए जो प्रॉफिट बन रहा है, एक बार का बुक करके निकल जाए। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। 220-225 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है। मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करें और स्टॉक से निकल। बात करते हैं प्रेम शर्मा से, अलवर से कनेक्टेड हैं। प्रेम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास JSL करके है, स्टॉक है 780 रुपए पर लिया हुआ है। ओके, जिंदल स्टेनलेस स्टील वाला। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे शॉर्ट टर्म में रखने के लिए चाह रहा हूँ वैसे तो, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कहाँ तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ नीचे साइड में। कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? जिंदल स्टेनलेस 780 की बाइंग है, 732 पर ट्रेड हो रहा है। क्या करना चाहिए, कैसा है चार्ट्स पर ये स्टॉक जिंदल स्टेनलेस? 47-48 रुपीज नीचे इनके बाइंग से। दीपाली जी, ओवरऑल देखें तो एक रेंज बाउंड सेशन नजर आ रहा है। ओवरऑल पिछले वीकली चार्ट भी देखते हैं, 680 और 820 इसी के बीच में स्टॉक कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। वैसे ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह रहेगी, पर स्टॉप लॉस 680 के पास जरूर लगाए। 680 के नीचे जाएगा देन एक बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 820 तक के टारगेट आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहे, पर 680 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के। ओके,
बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। सतीश शर्मा हैं हमारे साथ सूरत से। सतीश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैंने एनबीसीसी के शेयर लिए हुए हैं 99.26 पे। 100 शेयर है मेरे पास। शॉर्ट टर्म के पर्पज से लिया था, तो क्या व्यू है मैम, इसको क्या करना चाहिए? मेरे को अभी और बाइंग करनी चाहिए कि इसको सेम पे होल्ड करके रखना चाहिए कुछ टाइम के लिए? कब तक रख सकता हूँ होल्ड करके? 99 रुपीज की बाइंग है और कितना रख सकते हैं ये तो हालांकि आपका पर्सनल डिसीजन है, बट स्टिल साल 2 साल रखे तो क्या फायदा हो सकता है अरुण, या कोई और सजेशन एनबीसीसी पर? दीपाली जी शॉर्ट टर्म का व्यू ही रखें। ट्रेंड अभी भी नीचे है, स्टॉक का कोई बुलिश मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। 89 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म व्यू फिलहाल स्टॉक में बनाने की राय नहीं रहेगी। 89 के आसपास एक सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है 1 रुपए नीचे लगाएं। 88 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 88 अगर छूता है और अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी स्टॉक का नेगेटिव है, इसलिए स्टॉप लॉस 88 का लगा के फिलहाल होल्ड करके चल सकते। ओके, बात करते हैं घनश्याम से, हरियाणा से कनेक्टेड है। घनश्याम नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम मेरे पास 5450 शेयर हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के 100 रुपीज से, और 85 रुपीज से 4500 शेयर HFCL है। इन दोनों में रुकना चाहिए या निकलना चाहिए? मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, साल 2 साल। साल 2 साल रख सकते हैं दोनों में, हालांकि ऑलरेडी अच्छा मुनाफा हो रहा है। हालांकि दोनों ही अपने पीक से नीचे आए हैं, उसके बावजूद भी क्या करना चाहिए अभी? स्टरलाइट एट 100, HFCL एट 85। दीपाली जी जो कैपिटल इन्होंने लगाया है, क्योंकि इनके काफी नीचे की बाइंग नजर आ रही है, तो एटलीस्ट प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। इनके 2 रीजन है। एक तो काफी फास्ट मूव आया है, दोनों ऑप्टिक फाइबर के स्टॉक इन्होंने खरीदे हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और HFCL। दोनों में मोमेंटम भी काफी अच्छा देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, पर चूंकि स्टॉक काफी फास्ट मोमेंटम दे चुका है, इसलिए एटलीस्ट 30 से 40% का प्रॉफिट बुक करें। बाकी 2 जो आपके पास होल्डिंग रहती है उनको होल्ड करके चलें। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नजर आ। ओके, बात करते हैं वलय से, मुंबई से कनेक्टेड है। वलय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो नमस्कार, मेरा सवाल ये है, मेरे पास BSE के 516 शेयर्स है 2972 के प्राइस से, एंड मुझे इसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना था ऑल्सो कि अगर NSE का IPO आता है तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ओके, BSE पर क्या सलाह? ऑलरेडी 3000 के आसपास के बाइंग अच्छे मुनाफे में है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए दीपाली जी लॉन्ग टर्म हमने इसमें होल्ड करने की सलाह दी है। जब इन्होंने सही कहा, NSE के IPO आने तक मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, और NSE के IPO के बाद आपको स्टीप प्रॉफिट बुकिंग भी शायद आपको BSE में देखने को मिल सकती है, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ये काफी चल चुका है और 4000 के आसपास जाके वापस प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो बने रहे, जब तक NSE का IPO ना आ जाए इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। सेकेंडली ट्रेंड पॉजिटिव है और 3550 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ है, तो 3550 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 500 रुपए अपना जो प्रॉफिट है उसको लॉक इन करें। बाकी मुझे लग रहा है मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, तो बने रहने की सलाह रहेगी, पर 3550 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के। बात करते हैं मोहित पवार से, फरीदाबाद से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। मोहित नमस्कार, बताएं अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा स्टील के 690 शेयर है 135 के भाव पे, और मेरा लॉन्ग टर्म का नजरिया है तकरीबन मैं 20-25 साल भी रख सकता हूँ, मतलब पैसा डाल के रख सकता हूँ वहाँ पे। तो फिर इस पे क्या करना चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए इनको? इस पोजीशन में रख सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं टाटा स्टील? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी लंबा व्यू रखने की बात कर रहे हैं, पर स्टिल टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 170 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, और इससे पहले का जो ब्रेकआउट था वो 135 के आसपास था, तो 170 के ऊपर ब्रेकआउट करके प्रॉपरली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। अगर आप एक्सटेंशन निकालते हैं तो 255 तक के टारगेट तो मुझे इमीडिएट तौर पर स्टॉक पे नजर आ रहा है। 15-20 साल का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है, पर चूंकि ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है तो बने रहने की सलाह रहेगी, कोई दिक्कत स्टॉक में नहीं है। पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें, 170 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। बाकी मोमेंटम चूंकि स्टॉक का पॉजिटिव है इसलिए बने रहने की सलाह। ओके,
बात करेंगे नरेंद्र कुमार सेन से, कोटा से हमारे साथ कनेक्ट है। नरेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी मैडम मेरे पास STI का शेयर है, 247 के रेट पे परचेज है, 2022 शेयर है, और एक अंडानी पावर है जो 139 की रेट पे है, 500 क्वांटिटी। मुझे ये शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? इनको निकाल दूं? अभी दोनों गिरे हैं, आज में भी, कल भी थोड़ा बहुत गिरा था, STI दोनों गिर रहे हैं। ओके, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। अदानी पावर और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2 दिन से ये पूरा मार्केट ही गिरा है, तो उसी का इम्पैक्ट है, उस पेन से ये भी छूते नहीं है, बट स्टिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। क्या राय रहेगी उन दोनों शेयर्स पर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदानी पावर? दीपाली जी, SCI में होल्ड करने की सलाह है। मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो शिपिंग स्टॉक्स में बना है थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। नो डाउट 2 दिन से मार्केट के साथ जरूर स्टॉक गिरे हैं, पर 300 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है वो होल्ड करेगा। तो डेफिनेटली बने रहे, थोड़ा पेन जरूर रहेगा, शायद 1 से 2 दिन और पेन आ सकता है, पर 300 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता मुझे लग रहा है मोमेंटम इसमें ऊपर का वापस बन सकता है। तो 300 का स्टॉप लॉस लगा के SCI में होल्ड करें। अडानी पावर में प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। आज एक रिवर्सल के क्लियर साइंस है और काफी स्टॉक आज नीचे की तरफ आया भी है, तो अडानी पावर को प्रॉफिट बुक करके एक बार का निकल जाए। मुझे लग रहा है 180 185 के पास वापस ये स्टॉक आपको मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए अदानी पावर पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए शुक्रिया अरुण आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट से और अर्निंग्स। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ओवरनाइट पोजीशन को पुट के साथ हेज जरूर करें। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। आप देख रहे हैं सीन से आवाज, बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज की, जहां पर नंबर्स आए हैं। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं। मुनाफे में एक बड़ा डेंट देखने को मिला है, हालांकि उसके पीछे एक्सेप्शनल फैक्टर्स रहे हैं। एबिटा की बात करें तो वहां भी और मार्जिन, एबिटा में भी गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन हालांकि थोड़े फ्लैट रहे हैं, स्लाइटली इंपैक्ट देखने को मिला है। नंबर से बातचीत करने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के CFO MV नरसिम्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो एक 86% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण ये प्रेशर आते हुए दिखाई दिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली मुनाफे पर दबाव देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाते हुए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को लेकर आपका व्यू क्या है? You are right on the reported numbers. I think you see decline because in the previous year quarter we had a limonite sales, and this quarter we don't have a limonite sales in line with patent expiry in the January month. That is a low. That is a one of the reason. And apart from that, we have like a 4 specific items has impacted. One is our one-time limonite self-stock adjustment of rupees 453 crores. Number 2, we also taken additional VAT provision for one of our subsidiary, that is about 114 crores. If you adjust these 2 numbers, our sales is in line with our guidance in double-digit growth. Without lenalidomide, if you take out last year lenalidomide and then our base business. Number 2, our EBITDA also becomes 19.5%.
this is the first quarter. You see, without lenalidomide, what is the EBITDA margin? That is 19.5%. And PBT also is impacted apart from these two items. Another two impairment line items. One is we have discontinued our CAR-T trials. Hence, I think we took impairment on those entire assets what we are carrying in our balance sheet. Number two, also what we have in-licensed this one of the from the Immutep Australia-based company. Then the trials got failed, and then we took overall amount 20 million we paid, 50% there's a refund clause, and then balance 50% we took the impairment. So if you take out these four specific items, our underlying financials from the normal operations, sales, we are having double-digit growth. EBITDA margin is at 19.5. Even PBT margin also increases significantly. So then this is for the quarter, and going forward also we want to see clearly. First, we want to sustain the EBITDA margin at 20%, and then we also, our aspiration, what we are saying 25%, we want to move. Okay. Yes, sir, but we have seen consistent pressure on Revlimid sales, which has impacted earnings over a period of time. Now, talking about future outlook, आपने consistently maintain किया है कि जो generic दवा है semaglutide, उसके generic products पर आप focus कर रहे हैं. Indian markets में already drug आप launch कर चुके हैं ओबेडा के नाम से. Indian markets में क्योंकि मार्च में आपने launch किया है, तो so far किस तरीके के growth देखने को मिल रही है, क्या prospects आप Indian markets में देख रहे हैं? And since you have plans to launch it in overseas markets, especially in Canada, what's the update? Yeah. So this semaglutide on the day one, we have launched even semaglutide in India. We are the first company to secure the approvals, and then launch went very well. And what in the market, we are also creating what we are getting for our product. Number of prescriptions also is very healthy, and overall this product in India launch is going well. Then the next big one, also we have just announced, we have got approval from Canadian authorities. Then Canada overall, this product potential is very high. Apart from us, another competitor also received the approvals. Even with 3-player market like Dr. Reddy's, another competitor, plus innovator. So we believe, I think, considering this overall size of opportunity, we believe there is a potential to get the market share in Canada, and we are going to launch in Canada within a few days. Okay. चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए, सीबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर कमेंट करने के लिए. थैंक यू सो मच एंड गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए. तो ये आपने सुना डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट को अर्निंग्स पर आगे का आउटलुक शेयर करते हुए. और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया. इस शो में तो इतना है. ब्रेक के बाद भी खबरें जारी सीबीसी आवाज पर. नमस्कार.